नमस्कार, TV9 डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कल यानी 12 जून का दिन भारतीय विमान हादसों के इतिहास में सबसे काले दिन के रूप में दर्ज हो गया। जी हां, AI-171 इंडियन एयरफोर्स के विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी। 1:38 पर ये उड़ान भरी गई और उसके ठीक 2 मिनट बाद ये प्लेन जो है अहमदाबाद के एयरपोर्ट से सटे मेघनानी इलाके में रेजिडेंशियल एरिया में गिरा और क्रैश हो गया। इसमें 241 लोगों की मौत हुई है जो विमान में सवार थे। इसके अलावा 20 से ज़्यादा मौतें उस जगह हुई हैं जहां पर ये विमान गिरा है। हमारे साथ इस पूरी घटनाक्रम को समझने के लिए इंडियन एयरफोर्स के पूर्व पायलट स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा सर स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या टेक्निकल इश्यूज होते हैं, क्या चुनौतियां होती हैं जब ये इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। मेडे कॉल किया गया, ये जानकारी दी जा रही है कि मेडे कॉल किया गया, जिसको हाईली इमरजेंसी कॉल कहा जाता है। 1:38 पर प्लेन ने उड़ान भरी और 1:39 पर मेडे कॉल किया गया पायलट के द्वारा। उस कॉल के बाद संपर्क नहीं हो पाया और 2 मिनट के महज फेर में जो प्लेन है वो क्रैश हो गया। अक्षय सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, दर्शकों के लिए आसान भाषा में आप हमें समझा पाएं, मेडे कॉल क्या होता है? देखिए, जब भी कोई एयरक्राफ्ट जो है वो डिस्ट्रेस में होता है, कोई इमरजेंसी आती है, तो अलग अलग लेवल्स की इमरजेंसीज होती हैं। सबसे अगर नॉर्मल इमरजेंसी है जिसे पायलट हैंडल कर सकता है नॉर्मली, और वो कॉल दे देता है प्रायोरिटी लैंडिंग की कि मुझे प्रायोरिटी लैंडिंग दी जाए, मुझे वापस आना है, या मैं कहीं से आ रहा हूँ, मुझे लैंड करना है। जो सेकंड कॉल होती है सीरियस, जिसे हम कहते हैं, वो पैन कॉल होती है। तो 3 बार हम पैन 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 करते हैं। इसका मतलब है इमरजेंसी काफ़ी अच्छी ज़्यादा है, मतलब अच्छे लेवल की इमरजेंसी है जी। और इसके लिए भी अगेन प्रायोरिटी लैंडिंग चाहिए। मेडे सबसे लास्ट कॉल होती है, सबसे सिवियर डिस्ट्रेस। ये जनरली दी जाती है इंजन फेलियर, इंजन फायर के केस में, या कोई टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ है, हाइड्रोलिक फेलियर है बहुत सीरियस लेवल का, तब ये कॉल दी जाती है। जब ये कॉल देते हैं तो ओवरऑल टोटल आरटी साइलेंस हो जाता है, कोई और एयरक्राफ्ट बात नहीं करता है। एटीसी जो है वो सारे ग्राउंड को इंस्ट्रक्ट कर देता है कि रनवे को बिल्कुल क्लियर करें। वहाँ पे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड वगैरह इमीडिएट पहुँच जाती है असिस्टेंस के लिए, क्योंकि नहीं पता इमरजेंसी किस तरह की है और कैसे हैंडल होगा नीचे। लेकिन इन सारे केसेस में जो पायलट होता है उसका मैक्सिमम केसेस में कंट्रोल एयरक्राफ्ट पे पूरा होता है। ओके, हाँ जी। तो अगर मेडे कॉल, जैसे आपने बताया कि मेडे कॉल अगर हो जाता है, बात हो जाती है, तो क्या प्रिकॉशंस कंट्रोल रूम की तरफ से होती हैं, ये अगर आप बता पाएं? देखिए, कंट्रोल रूम के पास भी और पायलट्स के पास भी अपनी अपनी चेकलिस्ट होती है। ओके। कोई भी चीज़ हम थॉट पैटर्न पे नहीं करते हैं एविएशन में, एवरीथिंग इज रिटन डाउन। तो किसी पर्टिकुलर इमरजेंसी को जब मैंने अनाउंस करा, तो उसके हिसाब से जो ग्राउंड स्टाफ होगा, एटीसी होगा और बाकी होगा, वो अपने जॉब करेंगे और पायलट्स अपने एक्शन लेंगे चेकलिस्ट के हिसाब से। ओके ओके ओके। एक सवाल ये अक्षय सर आपसे मेरा कि जो मेडे कॉल किया गया, मैं ब्रिटेन का एक अखबार पढ़ रहा था, उसमें पोस्ट था कि मेडे कॉल में आखिरी जो आवाज़ या जो जानकारी मिली थी वो इंजन फेलियर की थी। तो आपको क्या लग रहा है, जो फिलहाल तस्वीरें सामने आए, जिस तरीके के घटनाक्रम सामने आए हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या हुआ होगा, क्या गुंजाइश हो सकती है? देखिए, ये ना एक 1 in a बिलियन, बोलूँगा मिलियन भी नहीं, 1 in a बिलियन केस है। क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अगर हम सोच के देखें तो बहुत शॉकिंग हो जाता है। जब से इंसिडेंट हुआ है कल से, सारे के सारे हमारे जो फ्लायर्स हैं, जो इंटरनेशनल पायलट से भी बात कर रहे हैं हम लोग, बोइंग पायलट्स हैं, वो सब हैरान हैं। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो अगर हम पायलट की बात करते हैं, ही इज़ कैप्टन सबरवाल जो थे इसमें, सुमित सबरवाल, एंड कैप्टन सबरवाल वाज वेरी सीनियर पायलट, 8000 प्लस घंटों का एक्सपीरियंस के साथ साथ ही वाज अ ट्रेनर ऑन द पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। तो ही इज अ वेरी सीनियर गाय, वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू फ्लाई 787 ड्रीमलाइनर इन इंडिया। तो एक्सपीरियंस की तो हम बात कर ही नहीं सकते। सेकेंड आता है एयरक्राफ्ट की बात। अब अगर इस लेवल के एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो लोगों को यकीन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम सिविल एविएशन की बात करें, पैसेंजर एयरक्राफ्ट की, तो बोइंग और एयरबस 2 टॉप कंपनीज हैं। और इसमें उनके जो टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट है वो ड्रीमलाइनर है 787 और एयरबस का A380 है। इससे ऊपर कुछ नहीं है। ड्रीमलाइनर एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसमें जो इंजन लगे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन इंजन है। ओके। और अगर मैं इसका एक इंजन पूरा बंद भी कर दूं तो इसके एक इंजन में इतनी पावर है कि ये पूरा एयरक्राफ्ट फुली लोडेड अटलांटिक को भी क्रॉस कर सकता है। ये इतना पावरफुल इंजन है। ओके। 2 इंजन्स भी, जब भी पहले सिंगल इंजन होता था एयरक्राफ्ट, फिर 2 इंजन आए, ओनली टू मेक श्योर कि अगर कल को फेलियर होता है तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ फेलियर का इशू ही नहीं है, यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम जब एयरक्राफ्ट को, आपने देखा होगा, जब एयरक्राफ्ट में बैठते हैं तो जब सबसे पहले थ्रॉटल खोला जाता है, एयरक्राफ्ट जब रनवे पे भागता है तो उस समय एक स्पीड होती है जिसे हम V1 कहते हैं।
जब तक वो स्पीड अचीव नहीं होती, हम अगर कोई इमरजेंसी ग्राउंड पे आ रही है, हम अबॉर्ट कर सकते हैं टेक ऑफ। अगर V1 अचीव हो गई है, फिर हमारे पास अबॉर्शन का जो ऑप्शन है वो हट जाता है और हमें टेक ऑफ करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं जिसमें अगर कोई इमरजेंसी आती है हम उसको टेक केयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से वीडियोस को देखें, जो सबसे शॉकिंग चीज़ है कि ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ, कोई कॉल्स नहीं, कुछ नहीं, टेक ऑफ करते ही हार्डली 200-300 फीट पे ही कॉल आ गई मेडे की। अगर इतना सीरियस कॉल इतनी जल्दी आ गया, इसका सिंपल मतलब हुआ है कोई बहुत मेजर इमरजेंसी है। अब कुछ इमरजेंसीज हम लोग थोड़ा सा स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि नहीं है। फॉर एग्जांपल हम सिंगल इंजन फेलियर की बात करते हैं, जनरली जो होता है, तो अगर एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है और मेरा एक इंजन की पावर डाउन हो जाती है, एयरक्राफ्ट हल्का सा स्वे करेगा, कोई स्वे नहीं हुआ। अगर कर भी जाता है उससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिंगल इंजन से आराम से लैंड कर सकते हैं। इंजन में कोई बर्ड हिट का मुझे ऐसी कोई विजुअल नजर नहीं आई है कि वहां से कोई धुआं निकला है, ना कोई फायर हुआ है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम अगर ऑब्जर्व करें प्लेन में, लैंडिंग गियर डाउन थे, यानी जब इमरजेंसी हुई तो पायलट पूरी कोशिश कर रहा था कि वापस जो है एयरक्राफ्ट को लैंड कराया जाए। लेकिन वो हाइट इतनी कम थी और जैसा मुझे दिखा और जैसा लोगों को लगा, एयरक्राफ्ट का जैसे पूरा थ्रस्ट जो होता है वो डाई डाउन हो गया। ऐसा लग रहा था दोनों इंजन एक साथ फेल हुए हैं। एयरक्राफ्ट, द पायलट हैड नो ऑप्शन टू सेव, और एयरक्राफ्ट बिल्कुल लेवल नीचे गया है। तो इवन पायलट ने लास्ट मोमेंट तक उसको लेवल रखने की कोशिश करी है ताकि मिनिमम डैमेज हो। लेकिन मैंने अपनी मैक्सिमम फ्लाइंग जो करी एक्चुअली मैं अहमदाबाद और बड़ौदा रनवे से करी है। अच्छा, तो वहाँ पे टेक ऑफ आप करेंगे ऐसी जगहों पे तो इट्स अ ब्यूटीफुल रनवे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये होता है कि जब आप टेक ऑफ कर लेते हैं तो आसपास सारा रिहायशी एरिया है, तो अगर कोई इतनी छोटी इमरजेंसी, इतनी जल्दी इमरजेंसी होती है तो फिर ये फेटल जिस तरह से हुआ है, ये वो वाले चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अक्षय जी, एक मतलब बड़ी विचित्र सी जिस तरीके की टेक्निकल डिटेल्स आपने इन्फॉर्मेशन दी है, सिर्फ 2 मिनट के फेर में ये सब हो गया। मतलब 1:38 पे उड़ान भरी, 1:40 पे वो क्रैश हो जाता है, बीच में मिड डे कॉल भी हो जाता है। क्या आपको लगता है कि कुछ मेजर रहा होगा? ये भी कहा जा रहा है कि फ्यूल टैंक भी फुल था, तो उस वजह से भी दिक्कत हुई है? नहीं, फ्यूल टैंक फुल इसलिए था क्योंकि लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, इट वाज गोइंग टू लंदन, तो ऑब्वियसली 9 घंटे की ऑलमोस्ट फ्लाइट है, तो इतना तो फ्यूल रहेगा। बहुत सारे पैसेंजर्स थे, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। ये एयरक्राफ्ट देखिए, ये ड्रीम लाइनर, इट इज लाइक सेइंग रोल्स रॉयस ऑफ कार्स, इट इज दैट लेवल ऑफ एन एयरक्राफ्ट। इस एयरक्राफ्ट के अंदर आपके एक नहीं 3 बैकअप सिस्टम्स हैं। अच्छा, अगर कल को मेरे इलेक्ट्रिकल फेलियर्स हो रहे हैं तो मेरे पास 3 बार पीछे बैकअप्स हैं, वो अपने आप ऑन हो जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि दोनों इंजन ड्राई डाउन हो गए हैं या क्या हुआ, ये सिर्फ या तो ब्लैक बॉक्स बता सकता है या भगवान, और बीच में कोई नहीं, स्पेकुलेशंस हैं। अक्षय जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि लैंडिंग के वक्त में या जब उड़ान, पहले हम बात करें, जब उड़ान भरी जाती है, कितना खतरा उस वक्त होता है और लैंडिंग के वक्त में कितना खतरा होता है? किसी भी फ्लाइंग में जो सबसे क्रूशियल पार्ट्स होते हैं वो लैंडिंग और टेक ऑफ होते हैं, ठीक है, ये सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट्स होते हैं। और एक बहुत फेमस कोट है फ्लाइंग में, एवरी टेक ऑफ इज ऑप्शनल बट एवरी लैंडिंग इज कंपल्सरी। और अब आपने अगर एक बार टेक ऑफ कर दिया तो लैंड तो आपको करना ही पड़ेगा। और लैंडिंग के समय जो इमरजेंसीज आती हैं, मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स भी हुए हैं वो लैंडिंग के समय हुए। बहुत क्रूशियल पीरियड होता है। और कितना समय होता है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि कब हम सोचें कि जब टेक ऑफ हो गया है, कब तक चीज़ें सामान्य रहेंगी? मतलब कितना समय होता है पायलट के पास कि अब सब नॉर्मल है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है कि नॉर्मल वर्ड को ऐसे डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको नहीं पता किस स्टेज पे क्या इमरजेंसी आएगी। लेकिन पायलट्स ट्रेंड होते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, वो लाइव सिमुलेट करते हैं। तो ये इमरजेंसीज हैंडल कर सकते हैं पायलट्स। ओके। रमेश विश्वास, अक्षय जी, एकमात्र ऐसा यात्री था उस प्लेन में जो बच गया है और वो बात भी कर रहा है, मीडिया से बाइट दे रहा है, और उसके भी परिवार के लोग उस जहाज़ में थे। कैसे आपको लगता है कि कैसे वो बचा होगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, क्या लगता है आपको इस पर? देखिए, कुछ चीज़ों में मैं कल से चमत्कार तो है ही, और बिल्कुल इसमें कोई दो। एक्चुअली मैं कुछ कल से जितने भी न्यूज़ चैनल्स में सब में यही बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ों में हम साइंस और लॉजिक का यूज़ नहीं कर सकते। ये टोटल मिरेकल है। क्योंकि कोई जितना मर्जी लॉजिक लगा ले, वो विंडो सीट पे थे या इस सीट पे थे, इट डजंट मेक एनी सेंस। क्योंकि पहली चीज़ तो ही hasn't fallen from the aircraft. एयरक्राफ्ट क्रैश होने के बाद सब कुछ खत्म होने के उनको होश आया है, अपने को उन्होंने अनबकल कराया, नहीं मूव्ड आउट। सो इट इज लाइक अ बिग मिरेकल। अक्षय सर, एक सवाल ये है कि पायलट को कितना समय मिलता है? मान लीजिए मिड डे कॉल हो गया है और संपर्क कर लिया गया है कंट्रोल रूम से,
नीचे सारी व्यवस्था की जा रही है, जो है वापस से रनवे को खाली कराया जा रहा है, तमाम सारी चीज़ें की जा रही हैं, उसके बाद आफ्टर मेडिकॉल कितना वक्त होता है कि वो सेफली लैंड कर पाए? ये इमरजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पूरे प्रोसीजर सेट होते हैं और एक पायलट ने इतनी बार प्रैक्टिस करा होता है कि वो ऑटोमेटिकली वो प्रोसीजर्स करता है। लेकिन कई बार जैसे इस सिचुएशन में हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे चीजें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल थी, पायलट इंजन थ्रस्ट जनरेट ही नहीं कर रहे थे, तो उस केस में भी पायलट ने अपनी साइड से पूरी कोशिश करी है। अगर आपने एक चीज ऑब्जर्व करी है, मैं कल से वो वीडियो जो देखी है अगर किसी ने, इस एयरक्राफ्ट में अगर दोनों इंजन फेल भी होते हैं तो एक और प्रोपेलर होता है जो निकल कर आता है, जिसे हम रैट कहते हैं, रैम एयर टर्बाइन। उसकी एक अलग आवाज होती है। उस पर्टिकुलर फ्लाइट में वो रैट भी निकला है, उसकी आवाज आई है, जहां तक हम लोगों ने पूरा सुना है। बहुत सारे इंटरनेशनल पायलट्स ने भी ऑब्जर्व करा है। और वो अकेला पंखा भी इतना पावरफुल है कि वो एयरक्राफ्ट को लिफ्ट दे, लेकिन फिर भी लिफ्ट जनरेट क्यों नहीं हुई और एयरक्राफ्ट बिल्कुल लेवल ऐसे कैसे गया है, वो ब्लैक बॉक्स ही बताएगा। ब्लैक बॉक्स की बात दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि प्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है, जो क्रैश होने के बावजूद भी जो टेक्निकल ग्लिचेस आए हैं, किस वजह से प्लेन क्रैश हुआ है, उसकी तमाम सारी जानकारी देता है। ये जानकारी मिल रही है कि इस प्लेन में 2 ब्लैक बॉक्स थे, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। जानकारी सही है? आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इसमें FDRs हैं, ब्लैक बॉक्सेस हैं, इसमें बहुत सारे बैकअप सिस्टम जिसे हम बोल सकते हैं वो होते हैं। लेकिन जनरली पहले तो ये बता दूं मैं दर्शकों को कि ब्लैक बॉक्स जो होता है ब्लैक नहीं होता, वो ऑरेंज कलर का ऑरेंज कलर का होता है। तो प्लस लोग पूछते हैं वो डिस्ट्रॉय क्यों नहीं होता, क्योंकि इट्स लाइक कंक्रीट। उसको बनाया ही इतना स्ट्रांग जाता है इस मटेरियल का, उसके ऊपर फायर और प्रेशर टेस्टिंग्स होती हैं और उसमें सिर्फ एविएशन या एयरक्राफ्ट का डेटा ही नहीं, सिर्फ उनकी रिकॉर्डिंग्स ही नहीं जो ATC से कर रहे हैं, आपस में भी वो जो बात कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड होंगे। अब जब एयरक्राफ्ट क्रैश होता है, जो आपका ब्लैक बॉक्स है वो होता है टेल में। जब उसे रिट्रीव करा जाता है, यहाँ पे प्लस पॉइंट ये था कि सिटी में गया तो रिट्रीव उसे कर लिया गया है। प्रॉब्लम होती है अगर वो सी वगैरह में गिरता है जहाँ ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता। अब उसकी मिल्किंग होगी, अब उसमें पूरी टीम बैठती है, एक इंडिविजुअल नहीं, बहुत सारे एक्सपर्ट बैठते हैं, वो सारे डेटा को निकालते हैं, कि करके कड़ियाँ जोड़ते हैं, सुनते हैं और फिर कंक्लूजन पे आते हैं। क्योंकि कई लोग ये बोलते हैं कि भाई कुछ छुपाया तो नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता। DGCA की वेबसाइट पे आप जाएंगे, आज तक के जितने इंसिडेंट एक्सीडेंट्स हुए हैं उनकी डिटेल रिपोर्ट्स हैं, तो इसकी भी आ जाएगी। और कितना समय इस पूरी जांच में लगता है? कम से कम 3 से 4 हफ्ते एंड इवन मंथ्स, डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन है। यहाँ पर इट्स अ नेशनल इमरजेंसी, इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ है अगर हम बात करें तो। विद गवर्नमेंट प्रेशर आई थिंक ये थोड़ी और जल्दी हो जाएगा, लेकिन 2 हफ्ते तो लगा के चलिए कम से कम। तो यानी कि ब्लैक बॉक्स के बाद ही जो चीज़ें हैं, जांच के बाद ये सब पता लग पाएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। एक सवाल ये है अक्षय जी मेरा आपसे कि लैंडिंग के वक्त जिस तरीके से जो दृश्य अगर आपने वीडियो देखा, तो क्या वो जहाज़ जो प्लेन है वो लैंड करने से पहले ही ब्लास्ट हुआ है या लैंड कर कर ब्लास्ट हुआ? क्या मतलब क्या दृश्यों से आपको समझ आ पाया? नहीं, देखिए लैंड करने से पहले नहीं हुआ, लेकिन देखिए ये मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। लेट्स से आप क्रिकेट में एक बाउंड्री पे खड़े हैं और आपके पास मैंने एक बहुत हल्की सी थर्मोकोल की बॉल फेंकी और पूरी स्पीड से फेंकी, लेकिन आप उसे पकड़ लेंगे। उतनी ही स्पीड से अगर मैं लेदर की बॉल फेंकूंगा तो आपका जो मोमेंटम होगा बिकॉज ऑफ द वेट वो बहुत ज्यादा है। तो एक एयरक्राफ्ट चाहे स्लो भी हो लेकिन उसका मोमेंटम इतना ज्यादा है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इतना ज्यादा है तो अगर कम वेलोसिटी होगी तो भी वो बहुत तेजी से आएगा। प्लस पूरा लिटरली थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स और टन्स ऑफ फ्यूल, एविएशन फ्यूल, तो जैसे ही वो इम्पैक्ट करेगा। अच्छा ये बता दूं, जो एयरक्राफ्ट का मटेरियल है वो बहुत सॉफ्ट होता है, इट्स कंपोजिट मटेरियल। वो बहुत फ्लेक्सिबल है, स्ट्रांग है। शायद आजकल मतलब चल भी रहा है कि अगर कोई पंछी भी लग जाता है तो उससे भी उसको हार्म होता है? नहीं, वो तो पहले भी होता था, पंछियों की वो स्पीड से बहुत हिट होता है, लेकिन कंपोजिट मटेरियल का प्लस पॉइंट होता है कि तो एयरक्राफ्ट लाइट हो जाता है, उससे फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। ड्रीमलाइनर इज वन ऑफ द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट। तो उस अब वो जैसे टकराएगा, ऑब्वियसली जो फ्यूल इतना लाखों टन है वो उसकी वजह से ब्लास्ट होता है। इट्स ऑलवेज ऑन इम्पैक्ट। ओके। तो ये हमने कोशिश की समझने की कि किस तरीके से जो कल इतना बड़ा हादसा हुआ है उसके टेक्निकल बिंदु क्या हो सकते हैं, क्या ऐसी जानकारियां हैं जो आसान भाषा में दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। और जैसे कि स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा जी ने जानकारी दी कि अभी ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही चीज़ें जो है वो साफ़ हो पाएंगी, तो उम्मीद यही की जा सकती है और की भी जानी चाहिए कि जो घायल हैं वो बेहतर हों, वो ठीक हों। फिलहाल एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि 242 लोग उस जहाज़ में सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे और 12 जो हैं वो स्टाफ था एरोप्लेन का, और उसमें 241 लोगों की मौत हो गई है। एक व्यक्ति जो है वो सुरक्षित, हालांकि घायल है, जख्म है उसके, हालांकि वो मीडिया से बात भी कर पा रहे हैं, लेकिन वो बच गए हैं। और बाकी जो मेडिकल रेजिडेंट कॉलेज जो है जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है, वहां के छात्रों को बड़ा नुकसान हुआ है। तो बड़ी त्रासदी भारत के विमान हादसों के इतिहास में हुई है।
पूरी दुनिया से जो है वो लोग और तमाम बड़े नेता इस पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कोशिश की TV9 डिजिटल ने आपको आसान भाषा में इस पूरे मामले को, टेक्निकल बिंदुओं को समझाने की। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।